दोस्तों नमस्कार। मैं आज उपस्थित हूँ यूट्यूब चैनल पर और आमने सामने के तहत हम आपको देश के किसी खास शख्सियत से, साहित्यकार से आपको हम रूबरू कराते हैं। आज हमारे मंच पर उपस्थित हैं लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार इंदौर के डॉक्टर योगेंद्र नाथ शुक्ल जी। डॉक्टर योगेंद्र नाथ शुक्ल जी का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। दोस्तों मैं पहले बतला दूं कि डॉक्टर योगेंद्र नाथ शुक्ल एक ख्याति प्राप्त लघु कथाकार हैं और इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई है। लघु कथा पर केंद्रित इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई और चर्चा के केंद्र में रही है। देश के प्रतिष्ठित लघु कथाकारों में डॉक्टर योगेंद्र नाथ शुक्ल का नाम आता है। आज हम उनसे रूबरू होते हैं और लघु कथा से संदर्भ में कुछ सवाल का जवाब भी चाहेंगे ताकि हमारे अवसर साहित्य पाठशाला एवं यूट्यूब चैनल पर जितने भी दर्शक हैं, जो नए साहित्यकार हैं, जो लघु कथा लिखना चाहते हैं, वे कुछ सीख सकें और लघु कथा लिखने में एक सृजनात्मक विकास कर सकें। लघु कथा आज की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है और साहित्य में सबसे अधिक पढ़ी लिखी जाने वाली विधा यदि कोई है तो वह लघु कथा है। इसलिए हम आज प्रत्येक महीने के तीसरे शनिवार को हम यह कार्यक्रम लेकर आते हैं। आइए हम रूबरू होते हैं डॉक्टर योगेंद्र नाथ शुक्ल से। डॉक्टर योगेंद्र नाथ शुक्ल जी, आपका हार्दिक अभिवादन है हमारे मंच पर। और सिद्धेश्वर भाई नमस्कार, और सभी मित्रों को नमस्कार कर रहा हूं, मैं नमन कर रहा हूं। जी जी, आपको भी सिद्धेश्वर भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे मेरे को जी जी, आप मेरे को याद कर लेते हैं, मेरे को अच्छा लगता है। नहीं, आप ऐसे शख्सियत है कि आपको हर लोग याद करेंगे और करना चाहते हैं। योगेंद्र नाथ शुक्ल जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं। इसके पहले मैं चाहूँगा कि आप अपनी एक लघु कथा पढ़ें, उसके बाद हम लघु कथा से संदर्भित कुछ बात आपसे करेंगे। दोस्तों सुनिए डॉक्टर योगेंद्र नाथ शुक्ल की एक लघु कथा और फिर उससे संदर्भित हम कुछ बातें करेंगे ताकि आपको कुछ सीखने की मौका मिलेगी। डॉक्टर योगेंद्र नाथ शुक्ल जो एक प्रतिष्ठित लघु कथाकार हैं, इनकी लघु कथा से हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं। तो डॉक्टर योगेंद्र नाथ शुक्ल जी, आप कृपया अपनी एक लघु कथा का पाठ करने का कष्ट कीजिए। शीर्षक है सिद्धेश्वर भाई उस्ताद। उस्ताद नाम है लघु कथा का। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ हाँ, आ रही है। सारे गांव में एक वे ही ऐसे थे जिनके पास माता पिता अपने बच्चों को खुशी से भेज दिया करते थे। मस्जिद के अंदर ही उनका कमरा था। मस्जिद में अकेले रहते थे, रंगरेजी का काम था, लेकिन उनका सारा जीवन पतंग पर समर्पित था। हमेशा की तरह आज वे जैसे ही पतंग उड़ाने के लिए छत पर आए, कुछ बच्चे उनके आसपास खड़े हो गए। वे पतंग में जोते बांधते हुए बच्चों को कह रहे थे, बेटा आसमान सभी का है, जो चाहे उड़ान भर सकता है, लेकिन मंजिल तक वही पहुंच सकता है जो अपनी मंजिल पर निगाहें उसी तरह गड़ा कर रखे जैसे पतंग उड़ाते समय रखी जाती है। पतंग हमें सीख भी देती है कि हमेशा चौकन्ना रहो, नहीं तो धोखा खाना पड़ सकता है। पतंग के जूते बांधकर उन्होंने बच्चों की ओर नजर घुमाई। नए लड़के को देखकर बोले, ये नया मुंडा कौन है? उस्ताद, ये मेरी मौसी का लड़का विजय है, आज ही आया है गांव। रम्मू ने जवाब दिया। फिर विजय को बड़ी शान से बताने लगा, अपने उस्ताद से बड़ा पतंगबाज आसपास के गांव में नहीं है। बापू कहते हैं कि इनके साथ रहने से जिंदगी बन जाती है। जब भी उस्ताद पतंग उड़ाते हैं तो उनका हुचका मैं ही पकड़ता हूँ। उस्ताद उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, जिंदगी में अपना राजदार उसे बनाया जाता है जो हुचका पकड़ने वाले जैसा समझदार हो। क्यों विजय, तुम पतंग उड़ाना जानते हो? नहीं? तो सीख लो भाई, इससे तुम जिंदगी जीने की कला सीख जाओगे। कब धीमे चलना है, कब तेज चलना है, कब दौड़ना है, कैसे खुद को बचाना है। आओ मैं तुम्हें सिखा देता हूँ पतंग उड़ाना। वे पतंग की बारीकी समझाने लगे। पतंग जैसे जैसे आसमान में ऊंची उड़ती जा रही थी, वैसे वैसे जीवन के फलसफे की किताब के पन्ने खुलते जा रहे थे। वाह, बहुत बढ़िया। आप
अपनी लघु कथा के माध्यम से आप पाठकों को क्या संदेश देना चाहें, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, ऐसा है सिद्धेश्वर भाई कि लघु कथा जो है एक नई विधा है और इस समय इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो रही है कि जब जो चीज लोकप्रिय होती है ना तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है। आज भीड़ इकट्ठी हो गई है। उस भीड़ में अच्छे साहित्यकार दब रहे हैं, अच्छे लघु कथाकार दब रहे हैं। ये हमारी विडंबना हम कहें, ये हम कह सकते हैं। नए जो लेखक है उनको मैं ये कहूंगा कि वह लघु कथा जो होती है वह उसमें लघु जो है वह विशेषण लगा हुआ है और लघु जो विशेषण है वही वही खास है। आप देखिएगा मंत्र कितना छोटा होता है परंतु उसका प्रभाव कितना व्यापक होता है। इसी प्रकार कहावत देखिए, हर कहावत के पीछे एक कहानी छिपी हुई है और कहावतें निकली हैं कहानियों से। तो ये देखिए, कहावत अपने आप में एक छोटी कहानी, बड़ी कहानी और बहुत लंबी कथा भी रख सकती है एक छोटी सी कहावत। ऐसी स्थिति है, मैं बच्चों को समझाता हूँ कॉलेज के कि बच्चों तुम बाइबल और कुरान, गीता, महाभारत, वेद भले ही समय ना मिले तो ना पढ़ो, लेकिन एक सूक्ति को अपने दिमाग में अंकित कर लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो ठीक वैसे ही जो है जैसे शेर होता है साहब, उर्दू का शेर, उर्दू का शेर हमारे तुलसीदास जी के दोहे चौपाई है ना। और ऐसे ही मैं आपको बोलूं अणु और ऐसे अक्षर, ये सब बड़े छोटे हैं, लघु हैं मगर विलक्षण हैं। तो ये जो हो रहा है, लघु शब्द लगने से कथा जो है बहुत विशिष्ट बन जाती है। इस बात को हमको, हमारे लेखकों को समझना चाहिए। अच्छा, ये योगेंद्र नाथ शुक्ल जी, आपकी लोक कथा से संदर्भ में पूछना चाहूँगा कि आप लघु कथा लिखने के पहले शीर्षक देते हैं या लघु कथा लिख लेने के बाद, और शीर्षक का क्या महत्व है लघु कथा में? देखो साहब, शीर्षक जो है वो लघु कथा लिखने के बाद में ही मैं देता हूँ। समस्या ये खड़ी हो जाती है सिद्धेश्वर भाई की करीबन 700 लघु कथाएं मेरी छप चुकी हैं। अब भविष्य में कोई शोध होगा इन पर तो वो शीर्षक जो है वो एक जैसा नहीं होना चाहिए। तो दिक्कत सबसे बड़ी शीर्षक में ये आती है, जो लोग ज्यादा जिन्होंने लिखी हैं लघु कथाएं या कविताएं, उनका शीर्षक देना एक बड़ा कठिन काम मेरे को अब महसूस होने लगा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई एक आध पंक्ति उठा करके ऐसे कुछ करके और आखिरी में, क्योंकि जब पूरी लघु कथा लिख लें उसके बाद ही तो शीर्षक होगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि लघु कथा का शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो शब्द लघु कथा के अंतर्गत ना आया हो, और बहुत सारे लघु कथाकार इस तरह का शीर्षक देते हैं जो लघु कथा के अंदर वो शब्द समाहित होता है। आपको क्या लगता है कि क्या उचित होता है? आपको मैं बताऊं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, शीर्षक की उसी से मैं बात शुरू करता हूँ। वो शीर्षक ऐसा है कि वो शीर्षक सवाल खड़े कर रहा है। उसने कहा था, किसने कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था, है ना, क्या कारण था। तो ये सब चीजें, शीर्षक ऐसा हो जो उत्सुकता पैदा करे, जो जिज्ञासा पैदा करे आगे क्या होगा। शीर्षक ऐसा हो जो पूरी कहानी को समाहित कर ले। पर सवाल ये खड़ा हो रहा है सिद्धेश्वर भैया कि मान लीजिए आपने 700 लघु कथाएं लिख ली या सैकड़ों लघु कथाएं लिख ली, तो वो शीर्षक रिपीट हो रहा है, और वो रिपीट जब होगा शीर्षक तो शोधार्थियों को असुविधा होगी उससे। तो मेरा कहना तो यह है कि शीर्षक जो है वह जान होता है लघु कथा की। जी, शीर्षक का बड़ा महत्व है, लेकिन मुझे लगता है कि शीर्षक ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ने के बाद पाठकों में उत्सुकता जगे कि लेखक क्या कहना चाहता है, और वह शीर्षक ही उत्सुकता जगह है। जी भैया, जी, शीर्षक ही उत्सुकता जगह है। जी वो काम बढ़िया है जी। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने जो लोक कथा लिखा, तो आपकी अधिकांश लोक कथाओं को हमने पढ़ा है। आपके लोक कथा के पिटारा और कई पुस्तकें आई है जिसकी हमने समीक्षा भी किया है। अब आप बहुत छोटी छोटी लोक कथाएँ लिखते हैं। लोक कथा का तो मतलब ही होता है छोटे आकार में हो। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े आकार में लोक कथाएँ लिख रहे हैं, कभी 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना तक ले जा रहे हैं। अच्छे लोक कथाकार जो इस विधा के निर्माण में लंबी अपनी बातें कहे हैं। आपको क्या लगता है कि लंबी लघु कथा और जो छोटे आकार की लघु कथा होता है, तो पाठक किसे अधिक पसंद करते हैं?
सिद्धेश्वर भाई, मैं आपको बताऊं, आज का जो समय है वह समय है, उसमें सब चीजें छोटी हो रही। आप देख रहे हैं ना, आदमी का दिल भी छोटा हो रहा है। जी वैसे ही हर आप कहानी देख लीजिए, जी कहानी देखेंगे आप, पहले कहानी आती थी 8-8 10-10 पेज की, आपने पढ़ी है दादा? जी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पढ़े आप, बड़ी बड़ी, उसने कहा था कहानी ले लो आप। ये सब कहानी, जयशंकर प्रसाद की वो ले लो, गुंडा ले लो, ये जो भी है, ये सब बड़ी बड़ी कहानियां होती थी। आज कहानी की स्थिति क्या हो गई? कहानी छोटी हो गई। आप देख रहे हैं, है ना? उपन्यास की स्थिति देख लीजिए, 800-800 पेज, 1,000 पेज के, भैया 1,000 पेज के उपन्यास। आज उपन्यास की मतलब कैसे आ रहे हैं साहब? आज उपन्यास आ रहे हैं छोटे। तो वैसे जो है ना, ये क्या हो रहा है साहब, एक बार हमारे एक मित्र योगराज प्रभाकर जी ने अपने उसमें पत्रिका में के संपादकीय में एक बात लिखी थी कि दो यात्री बात कर रहे हैं और वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, अनर्गल बातें चल रही हैं। तो लघु कथा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में भी ऐसी बातें चल रही हैं जो खुद का प्रकाशन आदमी कर रहा है, पर वास्तव में लघु कथा कहानी से छोटी होती है। अब ये शब्दों में बांधना या वो करना, मतलब काल दोष वगैरह, ये सब चीजें जो है ना, ये अब आप बताओ, एक एक पल की प्रस्तुति का नाम लघु कथा है। आपने जीवन ठीक बोला। की जब आप किसी काल दोस्त की बात आपने किया तो मुझे याद आ गई कि हम आज के पाठशाला में, अवसर साहित्य पाठशाला में, हम यह बतलाने भी चाहते थे पाठकों को कि यह काल दोष क्या होता है, आप इसको किस रूप में लेते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारी लोक कथाएँ काल दोष होने के कारण खारिज हो जाती हैं। वो लगता है कि लोक कथा नहीं है, बल्कि किसी कहानी का एक कथा वस्तु है। आप इसको किस रूप में लेते हैं? देखो साहब, लघु कथा जो है ना, लंबी कहानी की सिनॉप्सिस नहीं होती। ये बात दिमाग से हटा देना चाहिए आजकल के लेखकों को। दूसरी बात ये है, आपका सवाल आपने क्या किया था, मैं तो आजकल थोड़ा विस्मरण होने लगा। क्या सवाल था अपना? काल दोष जिसका हाँ, काल देखो, दोष एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। समझ गया। आप देखते हो कि लघु बहुत कथा सारे जो लोक है, कथाकार हैं जो लोक कथा लिखते समझ लिखते गया। लिखते हैं कि आज ही लिख रहे हैं, फिर लिखते हैं कि 2 दिन बाद वह वहाँ पहला पहुँच गया और फिर तीसरे दिन उसने ऐसा किया। तो मैंने एक दिन से दूसरे दिन जब वह चला जाता है तो मुझे लगता है इसे ही काल दोष कहते हैं। आप इसे किस रूप में लेते हैं? क्या ये लोक मैं कथा आपको का? पहले जी सबसे पहले मैं आपको लघु कथा के बारे में बता रहा हूँ, उससे सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लघु कथा जो है, एक पल की प्रस्तुति का नाम लघु कथा है ना? लघु कथा जीवन की किसी घटना की रोचक और कलात्मक प्रस्तुति का नाम लघु कथा। आप समझ रहे हैं ना? जी एक घटना, एक घटना, अब एक घटना को आप कैसे जोड़ोगे? जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना, उसको आप है ना, या तो आप उसको फ्लैशबैक शैली, पूर्व दीप्ति शैली में ले जाओ, यदि आपको ऐसा पढ़ रहा है। पर वो जो है ना, काल दोष वाली बात तो इसमें आना ही नहीं चाहिए। लघु कथा की जी इतनी गुंजाइश नहीं है। ये छोटा फलक है। लघु कथाकार अपने छोटे से फलक में बड़ा फलक का प्रवेश करा देता है और वो उसको ऐसा लिखता है कि जो कहानी की तरह तृप्ति दे। लघु कथा वो श्रेष्ठ है जो लघु कथा कहानी की तरह तृप्ति देती है और जो लोगों के दिमाग में चलती रहती है, पन्ने पर खत्म नहीं होती है, उन्हें झकझोरती है, वो लघु कथा है। अब उसमें जो है ना, ये चीजें जो वो कर रहे हैं, मैंने आपसे बोला ना, ये सब बातें जो ऐसी हैं शब्दों में, उसको कितने शब्द होना चाहिए, आप भी बांध सकते हो साहब, शब्दों में बांध सकते हो। जी ये जी सब चीजें ऐसी जो अपने आप को जो है ना आगे उठाने के लिए, अपने आप को जो है ना प्रकाशित करने के लिए, प्रकाश में लाने के लिए उल्टे सीधे सवाल। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि कुछ उल्टा सीधा सवाल की जब आप बात कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसा भी उल्टा करने लगे। काल दोष तो बात समझ में आती है, ये काल खंड दोष करके लोग कुछ कहने लगे कि काल खंड दोष भी होता है। ये काल खंड दोष क्या है? ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब है ना बेकार की बातें। हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है लघु कथा में कि हम इतनी बातें करें साहब। यहाँ तो शब्दों की मितव्ययिता है। आपको उतनी 8 लाइन में मैं आपको एक लघु कथा सुनाता हूँ सर। हाँ अब आप सुनिए, ये लघु कथा जो है साहब, ये मेरी आपने पढ़ी हो शायद। जी स्वागत है। छोटी जी जी। अब आप इसमें देखिएगा, इसको आपको समझ में आएगा। कितनी लाइन की है साहब ये? 6 लाइन की, 6 लाइन। अब इसे मैं चाहूं तो को बढ़ा सकता था, मगर जो मैं कहना चाह रहा हूं वो इतने 6 लाइन में स्पष्ट हो रहा है। अब आप सुनिएगा। महापुरुष, कितना बड़ा व्यंग है, आप इसको समझेंगे 5 लाइन में। आज उस सरकारी कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ था। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विदाई हो रही थी।
और झाड़ पोंछ कर केशव बलिराम हेडगेवार, विनायक दामोदर सावरकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को लाया जा रहा था। सारा काम अधिकारी खड़े होकर करवा रहा था। सुनो तुकाराम, हटाए गए महापुरुषों को अटाले वाले कमरे में रख दो। जब सत्ता परिवर्तन होगा और पार्टी बदलेगी, तब जिस तरह वे महापुरुष काम आए, उसी तरह ये भी काम आएंगे। अब मैंने अपनी 6 लाइन में अपनी बात कही थी कि महापुरुषों की आज क्या है, सिर्फ चित्र को पूरा पूजा जा रहा है, चरित्र को नहीं। बहुत बढ़िया। समाज में, पूरे देश में यही। और अभी 5 लाइन का मैं अपनी बात मैंने स्पष्ट कर दी, मेरे ख्याल है आपको भी स्पष्ट हो गई। हाँ बिल्कुल 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 स्पष्ट लोक कथा का होना बहुत जरूरी भी है और हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोक कथाकार ऐसे हैं जो एक ही विषय तो बहुत घूम फिर कर वहीं आता है, लेकिन उससे नई तरह से प्रस्तुत किया जाए तो लगता है कि लोक कथा रोचक भी है और नई भी है। बहुत सारे लोग एक ही घटनाओं को बार बार दोहराते हैं, तो थोड़ा सा लोक कथा बोझिल सी प्रस्तुत होने लगती है। मैं तो आप नए लोक कथाकारों को आप क्या कहना चाहिएगा, क्योंकि एक ही बैठक में हम लोग लोक कथा के बारे में सभी पक्षों को लेकर तो बात नहीं कर सकते। आज तो काल दोष के बारे में आपने चर्चा किया। हम ये चाहें कि आज के जो पाठक हैं, जो लोक कथाएँ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो नए लेखक हैं, पाठक नहीं नए लेखक, तो वे एक ही विषय को पढ़ लेते हैं, फिर उसी पर लिखना शुरू कर देते हैं। आप नए लेखकों को आप क्या संदेश देना चाहिएगा, नए लोक कथाकारों को? देखो साहब, सिद्धेश्वर भैया, विषय तो वही है। हम समाज से ही लेखक विषय लेता है और समाज को ही वो देता है। उसके पास होती है एक दृष्टि, विजन होती है। वो अपनी दृष्टि से उसको किस तरीके से प्रस्तुत करता है, ये उसका अपना व्यक्तिगत है। विषय तो वहीं से उठाना हमको। सवाल प्रस्तुतिकरण का है, सवाल चिंतन का है, सवाल मनन का है, सवाल सबसे पहले तो अध्ययन। सबसे पहले हमारे लेखक जो है वो अध्ययन करें। अध्ययन करने से उनकी शब्द संपदा बढ़ेगी। उन्हें समझ में आएगा कि हमारे पूर्वज क्या लिख के गए हैं और लघु कथा या कहानी कैसे लिखी जाती है या कविता कैसे लिखी जाती है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, चूंकि हिंदी में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है साहित्य की जो सिखा दे आपको, या कोई ट्यूटोरियल क्लासेस हो या कोई ऐसी पाठशाला हो। यहाँ तो अध्ययन ही आपकी पाठशाला है सिद्धेश्वर भाई। जी जी। को आजकल बता नहीं, लोग कहते भी हैं कि पाठशाला में हम आदमी के एक ढांचा तैयार कर सकते हैं, उसमें आत्मा नहीं डाल सकते। आत्मा तो लेखक ही डाल सकता है। तो वो जो बात आप बोल रहे हैं ना साहब, वो चीज अलग है। वो दरअसल प्रतिभा जो होती है वो ईश्वर प्रदत्त होती है। उसको थोड़ा बहुत आप मान सकते हैं, बस। ये सब ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा है। एक समय ऐसा था सिद्धेश्वर भैया कि पाठक जो है ना इतना जागरूक होता था कि वो हंस और बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में जो है ना वो पढ़ करके रचना पढ़ करके और उसकी समीक्षा करता था। विचारों का आदान प्रदान होता था और कई बार इतने ज्यादा तर्क वितर्क होते थे कि उनसे जो है ना एक निष्कर्ष निकलता था। आज का पुराने जमाने का जो पाठक था, आज का पाठक जो है ना बन गया साहित्यकार, वो लेखक बन गया, कवि बन गया, तो पाठक बचे कहाँ है? आप मेरे को सुना रहे हो, मैं आपको सुना रहा हूँ। तो अब समाज में पाठक को तैयार करना पड़ेगा सिद्धेश्वर भैया। और ये काम अब की बार कविता नहीं करेगी सिद्धेश्वर भैया, ये काम पद्य नहीं करेगा। ये काम समाज में क्रांति आएगी, गद्य से आएगी, और वो आएगी लघु कथा से। बशर्ते कि लघु कथाकार इस बात को समझें कि वो जो लिख रहे हैं वो समाज को मतलब बदलने के लिए सक्षम है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब आजकल आपको मैं बताऊं, यदि समय आपके पास में हो तो 3 प्रकार की लघु कथाएं लिखी जा रही हैं आज के जमाने में। पहले लघु कथाकार वो हैं जो फैशन के हिसाब से लघु कथाओं को लिख रहे हैं। उनको इनोवेशन से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ अपना नाम चाहिए, अपनी फोटो चाहिए, अपना वो चाहिए। उन्हें वो साहित्य का बैनर और समाज का बैनर और राष्ट्र का बैनर, ये सब अपने बैनर के पीछे रख रहे हैं ये लोग। तो इससे कोई लघु कथा का भला नहीं होना। जी जी, ये लोग महामंडित हो रहे हैं, अपने आत्ममुग्ध हैं। ये लोग आत्ममुग्ध हैं, इससे लोक कथा का भला नहीं हो रहा। लोक कथा का भला तभी हो सकता है जब हम उसे पढ़े और गंभीरता से उसका सृजन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगेंद्र नाथ शुक्ल जी। चलते चलते मैं 1-2 सवाल आपसे व्यक्तिगत पूछना चाहूँगा कि आपने लघु कथा लिखना कब से आरंभ किया?
दादा अभी मेरी बात पूरी नहीं, संक्षेप में बता रहा हूँ। हाँ पहली प्रकार की लोक कथा फैशन वाली होगी, दूसरी प्रकार की लोक कथाएं जो है ना वो अंग्रेजी की देखा देखी जो है उसका अनुकरण कर रहे हैं हमारे साहित्यकार, लघु कथाकार, और वो इतने क्लिष्ट बना रहे हैं कि वो आम जनता से दूर होती जा रही है। और जो पुल का काम कर रही है कविता की जगह लघु कथा समाज को और साहित्य को जोड़ने का, उसमें वो हानि पहुंचा रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं। तीसरे प्रकार के लघु कथाकार को संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। तीसरे प्रकार के लघु कथाकार वो हैं जो साधारण शब्दों में गंभीर बात कह रहे हैं, जो इनोवेशन पे विश्वास कर रहे हैं। मेरा तात्पर्य कदापि नहीं है कि नए नए प्रयोग न हो, मैं प्रयोग का पक्षधर हूँ, प्रयोग होना जरूरी है, परंतु ऐसे प्रयोग हों जो आम जनता के लिए मतलब मानसिक व्यायाम न बने। ये आजकल जो लिखा जा रहा है ना सब मानसिक व्यायाम बन रहे हैं। तो तीसरे प्रकार के जो लेखक हैं वो लघु कथा को अस्त्र और शस्त्र मान करके समाज के कल्याण के हिसाब से लोक मंगल की भावनाओं को मन में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए और सृजन कर रहे हैं। यही वास्तव में समाज में ऐसे लेखक ही और ऐसी उनकी रचनाएं ही क्रांति ला सकती है। अन्यथा ये सब क्या हो गया, जी। सबों के लिए लिखी नहीं, मैं जा रही है आपसे लघु कथा, पुरस्कारों के लिए लिखी जा रही है सिद्धेश्वर साहब, बस पुरस्कार जी, दैट्स ऑल। ये अब है हमारे पुरस्कार भी समाज क्या है, पुरस्कार में एक सम्मान पत्र लोग थमा दे रहे हैं, उसी से लोग खुश हो जा रहे हैं। हो रहा है साहब, खुश जी। हो रही है। साहित्य तब का क्षेत्र है सिद्धेश्वर भैया, आप तो कितने बड़े साहित्यकार हो, चित्रकार हो। ये तब का क्षेत्र है, साधना का क्षेत्र है, माँ सरस्वती की आराधना का क्षेत्र है। लोगों ने इसको ऐसा समझ लिया कि हलवा है ये जी। ऐसा नहीं है। लोग मान सम्मान प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं साहब, इसके पीछे आपको साधना करनी पड़ेगी। वो साधना से बच रहे हैं भैया, दिक्कत ये आ रही है आजकल। आपने बिल्कुल सही बोला है। और हम आपसे इस संबंध में और भी बहुत सारी बातें करना चाहेंगे फिर अगले एपिसोड में। अब चलते चलते मैं आपसे व्यक्तिगत एक दो सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने लघु कथा लिखना कब से आरंभ किया? दादा मैंने लघु कथा 90 के दशक में शुरू किया था। दरअसल मैं व्यंग लिखी मैंने, कविताएं लिखी मैंने। बाद में फिर मैंने लघु कथा का जोर चलने लगा था, समाचार पत्रों में आने लगी तो मैंने लिखी। तो उसके बाद में लोगों ने मेरे को लघु कथा के रूप में, लघु कथाकार के रूप में ज्यादा तवज्जो दिया और लोगों ने की अपेक्षाएं थी कि मैं ये लिखूं। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया साहब, जब से लिख ही रहा हूँ। जब भी नौकरी भी है, परिवार, आप जानते ही हैं कि फुल टाइमर लेखक तो मैं हूँ नहीं, परिवार भी देखना पड़ता है, सब तो लिख रहे हैं। आज के लेखक को बहुत अधिक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। वे लेखन के अतिरिक्त अपने जीवन उपार्जन के लिए भी वह कोई ना कोई माध्यम अपनाता है। और उसके बावजूद वह लेखन कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, हम हो या आप हो। लेकिन आप ये बतलाइए कि आप समय कैसे निकालते हैं, आपका लेखन का सृजन का समय क्या होता है? देखो साहब सिद्धेश्वर भाई, मैंने आपसे बोला ना कि नए लेखकों को मैंने ये बात कही थी कि अध्ययन, चिंतन, मनन, प्रस्तुतिकरण, शब्द संपदा, ये लेखक को कवि बना देती है व्यक्ति को। तो दिमाग में तो साहब चलता रहता है। जैसे मैं कॉलेज भी जाता था तो दिमाग में, भले ही मैं जा रहा हूँ टू व्हीलर से, मगर दिमाग में वो चीज चलती रहती है। वो दिमाग में जो है ना चीजें पकती हैं, दरअसल आप उनको लिखते पकाना कब हैं? पड़ती है। किस जी समय सर। लिखते हैं, सुबह में कि शाम को, किस वक्त साहब लिखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। मैं इतना बड़ा लेखक नहीं सिद्धेश्वर भैया। नहीं, आप तो मैं बहुत तो बड़े जब लेखक है, इसीलिए तो जानना चाहते थे। अच्छा चलिए, आप ये तो बता दीजिए कि अब तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है लघु कथा की? देखो साहब, मेरी लघु कथा की तो अभी तक 3 पुस्तकें आई लेकिन है ना। आप अब तक कितनी लघु कथाएं लिख चुके हैं? मेरी 700 करीब हो गई, सब छपी हैं, जो बाकी तो खूब लिखी रखी हुई है। और अच्छा। अनुवाद आए सिद्धेश्वर भैया, 9 भाषाओं, 9 अलग अलग भाषाओं, 9 किताबें अनुवाद की आ गई हैं। इसमें से संस्कृत का पहला है देश का, उर्दू वाला पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं लोग, पंजाबी में आया, मराठी में आया, अभी मतलब अंग्रेजी में 2 किताबें आई हैं। तो ये सब अनुवाद भी हो रहे हैं साहब, चल रहा है। और मेरे को इस बात की खुशी है सिद्धेश्वर भैया कि मेरे से किताब घर जैसे संस्थान ने आज से 14 साल पहले मेरे से मांग करके पांडुलिपि छापी। मैंने जो 14 साल बाद, अभी तीसरी किताब 14 साल बाद आई है, जो वो भी प्रकाशक के कहने पर। मैं इतना बहुत अच्छी किताब आई है, हमने देखा है आपकी किताब को, हमने पढ़ा भी है, उसकी समीक्षा भी किया है। आप प्रखर लघु कथाकारों में एक हैं। अच्छा, आप चलते चलते एक सवाल और करेंगे कि आप पुराने किन लघु कथाकारों को अधिक पसंद करते हैं, और आज जो लिख रहे हैं उनमें आप किससे अधिक प्रभावित हैं? बहुत सारे लोग हैं साहब। देखो साहब सिद्धेश्वर भैया, मुंशी प्रेमचंद जी ने 250 से ज्यादा कहानियां लिखी, परंतु उनकी जो चर्चित कहानियां रही हैं वो मुश्किल से 15 रही हैं। जी। तो हर लेखक की हर रचना महत्वपूर्ण हो,
या बहुत ऊंचाई लिए हो, ये तो जरूरी है नहीं। किसी लेखक की कोई सी रचना पसंद आ जाती है, किसी लेखक की कोई सी रचना पसंद आ जाती है। तो ये जो दावे कर रहे हैं कि हम जो लिख रहे हैं बस सर्वश्रेष्ठ है, ये दावा जो है ना, ये मूर्खतापूर्ण दावे हैं सिद्धेश्वर। और आजकल के ज़माने में जो लिख रहे हैं, वो बहुत सारे लोग हैं, सुकेश साहनी हैं, वो बहुत अच्छी साहनी साहब लिख रहे हैं। आपके वो योगराज प्रभाकर जी हैं, अशोक भाटिया जी हैं, आप हैं, ऐसे बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं कुछ जो कुछ वो लेखिका का नाम भी तो गिनाइए, दो चार लेखिका जो अच्छी लिख रही हो। लेखिकाएं भी लिख रही हैं साहब, वो सब चल रहा है, मतलब लिख रहे हैं लेखिकाएं हाँ, भी लेकिन नाम लेना नहीं पचास चाहते, कोई अपवाद ना हो, विवाद ना हो जाए ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम नाम लेने से थोड़ा सा लगता है, जिसका नाम नहीं आता उसको तो तकलीफ होती है। हम फिर आपसे चर्चा करेंगे। हमारा समय यहाँ पर यहीं पर समाप्त होता है, और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज इस ऑनलाइन भेंट वार्ता में आप शामिल हुए, और आप नए लेखकों को, नए लोककथाकारों को आपने कुछ सिखाने का प्रयास किया। हम दर्शकों को बतला दें कि हमारा यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। हम फिर नए रचनाकार लेखकों से आपको हम संपर्क करवाएंगे किसी नए विषय पर, और नई नए प्रश्नावली के साथ। तो आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी योगेंद्र नाथ शुक्ल जी, और मैं सभी आपका भी आभार दर्शक। मानता हूँ सिद्धेश्वर जी, आप याद कर लेते हैं। मैं तो यहाँ पड़ा हुआ हूँ कोने में। नहीं, बिल्कुल, आप हमारे औसत साहित्य यात्रा के आप लोग अभिन्न अंग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, योगेंद्र नाथ शुक्ल।